आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले आज बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के दौरे के हवाले से। जी नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो मशरिक़ वस्ता दौरा वो आज बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत हुई है और अपने मशरिक़ वस्ते के दौरे के दौरान वो सऊदी अरब में है और सऊदी अरब पहुंचने पर वली अहद शहजादा बिन मोहम्मद बिन सलमान ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है। आपको बताते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ी वस्ता का दौरा आज से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है और सऊदी अरब पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। ट्रंप और MBS के दरमियान सरमायाकारी, सलामती, गजा और ईरान पर अहम बातचीत होगी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने खलीजी दौरे के पहले मरहले में इस वक्त सऊदी अरब में है और उसके बाद वो कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात भी जाएंगे और ट्रंप इन खलीजी ममालिक के साथ तिजारती माहदा करने के ख्वाहां होंगे। हालांकि इजराइल हमास जंग और ईरान के साथ अमरीका की कशमकश की वजह से मशरिक़ वस्ता में किसी भी माहदे तक पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन मानना यही है कि एक बड़ा माहदा हो सकता है अमेरिका, सऊदी अरब और UAE के दरमियान और उसके साथ साथ ही कतर के दरमियान। यह दौरा अमेरिकी सदर का अपने दूसरे दौर में पहला बड़ा गैर मुल्की दौरा है और 8 साल कबल भी डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदर अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए सऊदी अरब का इंतखाब किया था और एक बार फिर ट्रंप ने रिवायती मगरबी इत्तेहादियों को नजरअंदाज करते हुए तेल की दौलत से मालामाल इन खलीजी ममालिक को अपने पहले दौरे के लिए मुंतखब किया है। ट्रंप का फैसला खत्ते के उन ममालिक के साथ उनके तिजारती ताल्लुकात के साथ साथ उनके बढ़ते हुए अहम जोग्राफियाई सियासी किरदार की भी अक्कासी करता है। ट्रंप का ये दौरा गजा में जंग बंदी, सऊदी इजराइल मुज़ाकरात को मामूल पर लाने और अमेरिका के लिए अरब ममालिक की जानिब से बड़ी सरमायाकारी के लिए बहुत अहम माना जाता है। इस दौरे से एक रोज कबल ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी की सालसी की है। गजा में आखिरी अमरीकी यरगमाली को रिहा कर दिया गया है और ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात का एक और दौर हो रहा है। यह इक़दाम ट्रंप की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते यमन में ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के साथ जंग बंदी के हैरान कुन ऐलान के बाद सामने आया है। बड़ी और अहम खबर जहां पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ी वस्ता के दौरे पर हैं और आज ये भी माना जाता है कि सदर ट्रंप सीरिया के जो सदर हैं जोलानी अहमद अल शरिया उनके साथ वो रियाद के अंदर मुलाकात करेंगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो आ रही है जहां पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल जो सीरिया के सदर हैं जोलानी उनके साथ वो रियाद के अंदर मुलाकात करेंगे। चलिए नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा बांग्लादेश की भी करते हैं। शेख हसीना वाजिद की पार्टी जहां उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, वहीं अब इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश की जानिब से उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई है। उनकी पार्टी की जो शेख हसीना वाजिद की जो पार्टी है अवामी लीग, उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी आयद होने के बाद बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने पार्टी की रजिस्ट्रेशन को भी मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी अख्तर अहमद ने अपने बयान में कहा कि वजारत दाखिला की जानिब से जो बांग्लादेश की है उनकी जानिब से अवामी लीग और उससे मुंसलिक तंजीमों की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी के बाद इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल करने का फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश की जानिब से अवामी लीग की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होने का मतलब ये
कि अब 20 साल से ज्यादा अरसे तक मुल्क पर हुक्मरानी करने वाली अवामी लीग आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि बांग्लादेश के इंतखाबी कवानीन के तहत किसी भी पार्टी का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और इलेक्शन कमीशन ने अवामी लीग और इससे वाबस्ता अफराद को इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत दायर मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी करने से रोक दिया है। अब अवामी लीग आम इंतखाबात में सिर्फ तभी हिस्सा ले सकती है जब उस पर अबूरी हुकूमत की जानिब से आम पाबंदी उठा ली जाएगी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्टी की रजिस्ट्रेशन दोबारा बहाल की जाएगी। उधर भारत की जानिब से भी इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाई जमहूरियत के लिए खतरा है। वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अवामी लीग के रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल करना ये काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। अवामी लीग की बात है। The ban on the Awami League without due process is a concerning development. As a democracy, India is naturally concerned at curtailment of democratic freedoms and shrinking political space. We strongly support the early holding of free, fair and inclusive elections in Bangladesh. जो अवामी लीग पे बैन लगा है वो एक चिंता का विषय है। एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली में एक तरीका होता है सब काम करने का, वो ड्यू प्रोसेस को दरकिनार करके किया गया है। एक लोकतंत्र के रूप में भारत जो वहाँ पर लोकतांत्रिक आज़ादी को रोका जा रहा है और जो वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो दायरा है वो कम हो रहा है, इसको लेके हम लोग चिंतित हैं। और साथ में हमारा ये मानना है, हमारा ये आह्वान है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द एक निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराएं। उधर वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाले एक पाकिस्तानी एहलकार को पाकिस्तानी मुलाजिम को हिंदुस्तान में अपनी सरकारी हैसियत के मुताबिक न होने वाली सरगर्मियों में मुलविस होने पर नॉन ग्राटा करार दिया है। और वजारत खारजा के सरकारी बयान में कहा गया है कि आज इस सिलसिले में पाकिस्तानी हाई कमीशन के चार्ज ऑफ अफेयर्स को एक डिमांड जारी किया गया है और उन्हें 24 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस जाने की हिदायत दी गई है। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो दिल्ली के अंदर आ रही है, उन पर जो स्पाइंग जासूसी करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है, जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर जो एक मुलाजिम है उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है, जिसके बाद ही अब उन्हें जो है 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो भारत छोड़ दे और अपने वतन वापस जाए। चलिए नाजरीन, बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की जानिब से S-400 का जो उन्होंने इस हवाले से कहा है कि इसके जो कामयाब ऑपरेशन के दौरान अब उन्होंने रूस से मजीद S-400 तैयारों का मुतालबा किया है। बड़ी और अहम खबर, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का जो कमाल नजर आया भारत की जानिब से, जिसका दावा किया गया है कि अब उन्होंने एक बार फिर रूस से मजीद S-400 तैयारों का मुतालबा S-400 का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी मिसाइलों ड्रोन्स को तबाह करने में कामयाब साबित हुआ है। 600 किलोमीटर तक मिसाइल को निशाना बना सकते हैं और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी कामयाबी के बाद रूस से मजीद S-400 का मुतालबा किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले, फिजाई दिफाई निज़ाम पाकिस्तानी मिसाइलों ड्रोन्स को रोकने में मुहल्लिक साबित हुआ है।
और ये 600 किलोमीटर तक मिसाइल को ट्रैक और निशाना बना सकते हैं। 400 किलोमीटर तक उससे जो दुश्मन का मिसाइल है उससे रोक सकते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 जो दिफाई मिसाइल सिस्टम के कामयाब इस्तेमाल के बाद अब हिंदुस्तान ने रूस से बाज़ाब्ता तौर पर प्लेटफॉर्म के इजाफी यूनिट्स की दरख्वास्त के साथ राबता किया है। बढ़ते आगे बात जरा पीएम मोदी की भी करते हैं। पीएम मोदी की जानिब से आज आदमपुर एयरबेस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की अपील के बाद हिंदुस्तान ने सिर्फ अपनी फौजी कार्रवाई को रोक दिया है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई भी दहशतगर्दाना सरगर्मी या फौजी जुर्रत का मुजाहरा किया तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारी शराइत पर हमारे अंदाज में होगा और इस फैसले की बुनियाद उसके पीछे यकीन और सब्र, बहादुरी और इसको बरकरार रखने के लिए उनके पास जो है अज़म है। और अगर दोबारा से इस तरह की कोई भी सरगर्मी अंजाम दी गई है उस हवाले से उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता। की जानिब से जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से अब गैर मुल्की सफीरों को भी इस हवाले से जानकारी दी गई है। भारत ने गैर मुल्की सफीरों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है और कशीदा हालात में फराइज से भागने वाले अमले पर अब कार्रवाई भी होगी। लेकिन 70 गैर मुल्की सफीरों को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने इस हवाले से जानकारी दी है, जहां पर भारत ने गैर मुल्की सफीरों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी है। तकरीबन 70 गैर मुल्की सफीरों को इस हवाले से जानकारी दी गई है कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ है। और इस ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उन सफीरों से कहा गया है कि जो पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो वाकया पेश आया था, हमला किया गया था, जिसमें 25 सयाह और एक मकामी शहरी की मौत हुई थी, जांबाक हुए थे। उसके बाद ही हिंदुस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, जहां पर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो
ठिकाने हैं हमलावरों के, दहशतगर्दों के, उन पर कार्रवाई की गई है। उस हवाले से उनको इस हवाले से ब्रीफ किया गया है, जानकारी दी गई है। 70 के करीब जो सफ़ीर हैं इन ममालिक के, उन्हें इस हवाले से ब्रीफ किया गया है। अब जरा बात जम्मू कश्मीर की भी करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान के हमरा मंडी तहसील के इलाका बायला का दौरा किया, जहां वो हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद होने वाले कारी मोहम्मद इकबाल के अहल खाना से ताज़ियत के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से की गई बिला इश्तियाल गोलाबारी के साने पर गैर रंजो गम का इजहार करते हुए शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने शहीद कारी मोहम्मद इकबाल के अहल खाना को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। ये सबसे पहले तो ये ओवरऑल जो वाक़ात हुए यहाँ पे वो बहुत ही दुखजनक है, और ऐसी कार्रवाई को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो कंडेम करती है। जो गोलाबारी यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से हुई, अनप्रोवोक्ड गोलाबारी, और उसके बाद में जो अमवात यहाँ पे हुई, हमारा मानना है कि उन्होंने मुल्क के वास्ते शहादत हासिल की। और हमारी सरकार से, मरकज़ी सरकार से भी, रियासती सरकार से भी ये पुरजोर अपील होगी, पुरजोर गुजारिश होगी कि ऐसे लोगों को शहीद का दर्जा अता किया जाए। रहा सवाल कारी साहब की मौत का, एक तो बहुत ही ज़्यादा दुखजनक ये मौत है, क्योंकि एक मजहबी स्कॉलर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, दीनियात में बहुत ही माहिर थे, और इनका ख़ानदान जो है वो आज का नहीं, सदियों से यहाँ पे अपनी दीनी फ़राइज़ जो है वो अंजाम देते थे और एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। उसके बाद में उनके साथ जो बाद में उनकी वफ़ात के बाद में जो तोहमतें लगीं, वो सबसे बड़ी दुखजनक बात है। और ऐसा करना जो है वो न कि सिर्फ एक शख्स के ख़िलाफ़ उन्होंने ये जो इल्ज़ाम तराशी की, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने पूरी कौम के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम तराशी की। अगर कारी साहब को उन्होंने एक टेररिस्ट के तरीके से पेश किया, तो उन्होंने पूरी कौम को फिर टेररिस्ट के तरीके से पेश किया, क्योंकि इस कौम ने, ये जिन लोगों ने टेररिस्ट उनको कहा, वो तो दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा ऐसी जगहों में एयर कंडीशन केबिन्स में बैठ के ऐसे वो फतवे देते हैं। लेकिन हम उनसे ज़्यादा हिंदुस्तानी उन लोगों को समझते हैं जो यहाँ पे बॉर्डर्स पे रह के इतने सालों से अपने जो बिल्कुल मद्दे मुकाबिल दुश्मन खड़े हैं उनके साथ में मुकाबला करते हैं। तो हमारी तो सरकार से यही अपील फिर से हम दोहराएंगे कि यहाँ जितनी भी अमवात हुई हैं उनको शहादत का दर्जा मिले, बल्कि हम पुरजोर अपील करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक पीएम पैकेज भी डिक्लेयर करे यहाँ के लोगों के वास्ते। वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की जाए तो कल उनका जो भाषण था उसमें एक भी दफ़ा उन्होंने पुंछ के शहीदों का नाम नहीं लिया, पुंछ की गोलाबारी का नाम नहीं लिया। तो क्या ये शहीद जो है वो सिर्फ बेचने के वास्ते हैं? दुनिया को वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इतनी अमवात हुई, और जहाँ सबसे ज़्यादा अमवात हुई पूरे हिंदुस्तान में, उस जगह का एक भी दफ़ा उन्होंने नाम नहीं लिया। इसका हमें बहुत अफसोस है। नहीं, ये बात ख़त्म होने वाली नहीं है। बात ये किसी एक वाक़ा की नहीं है, ये हमारी कौमियत के ऊपर जो चैलेंज आया है, ये हमारा हिंदुस्तानी होने के ऊपर जो एक सवालिया उन्होंने लगाया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और मेंबर असम्बली खंडवारा सज्जाद गनी लोह ने उड़ी और मुल्हिका सरहदी इलाकों का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने पाक भारत तनाव में शेलिंग से हुए नुकसानात का जायजा लिया। इस हवाले से सज्जाद गनी लोह ने कहा है कि लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ और ये लोगों का कोई ज़ाती तनाज़ा नहीं, बल्कि बाकायदा मुल्क के साथ पाकिस्तान की जंग थी। इसलिए हुकूमत लोगों के घरों की तामीर में भरपूर तावन करे ताकि लोगों को मज़ीद परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मैं
काफी जगह हम 2-4 गांव में गए तो देखा घरों के घर जो है जल गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए। तो क्या करें, ये बॉर्डर के में जो रहने वाले, मुझे लगता है जंग जो है, वॉर जो है, सबसे ज्यादा जो पनिशमेंट देती है बॉर्डर में रहने वाले, वो हमने अपनी आंखों से आज देखा। तो अब हम जा रहे हैं, हम तो यहाँ यकजहती एक्सप्रेस करने के लिए आए थे, और अब हम कोशिश करेंगे कि सरकार को भी अपील करें कि ये जो नुकसान हुआ है ये सारा जो है सरकार पूरा, हम एज अ पार्टी नहीं दे सकते हैं। हम जितना छोटा मोटा हमारा जो है, हमारे लड़के जो है बारामूला में दिन रात एज वॉलंटियर्स काम कर रहे थे, उन्हें होटल्स में उनको बताया, वो हमने किया, और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो हम करेंगे। लेकिन बहरहाल हमारा जो है कि अगर मकान डैमेज हुआ है, ये कोई इनकी जाती रंजिश की वजह से नहीं हुआ, ये मुल्क पर अटैक हुआ, उसमें इनका, तो ये शर्म की बात होगी अगर एक भी पैसा इनको जेब से जो हमारे रिवायती सिस्टम है रिलीफ के लिए, वो हमने देखा है वो इनएडिकेट, उससे इनके घर नहीं बन सकते। इनके घर तभी बन सकते हैं जब हम आउट ऑफ बॉक्स कोई नया सिस्टम लाएं जिसमें असेसमेंट हो, R&B आए, ये जो रोड एंड बिल्डिंग्स वाला डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू आए, वो देखें कितना, वरना नॉर्मली क्या होता है वन साइज फिट्स ऑल, ये हाफ डैमेज है, फुल डैमेज है, 2 लाख रुपया दो, 3 लाख रुपया दो, वो होगा नहीं। डैमेज तो करोड़ों में। बंकर्स, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ये बंकर हर घर में होना चाहिए। PMAY के तर्ज पर बॉर्डर रेजिडेंट्स को हर जगह एक बंकर के लिए जो है इमदाद देनी चाहिए। और ये मतलब जहाँ इतना खर्चा होता है डिफेंस पर, बाकी चीजों पर, ये तो हक बनता है। इनको तो फ्रंट लाइन पर आप नहीं रख सकते हैं विदाउट एनी डिफेंस। जंगबंदी के बाद सरहदी इलाकों में सियासी रहनुमाओं के दौरे तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा आज सुरनकोट पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की और गोलाबारी से मुतासरा घरों का मुआयना किया। उन्होंने सुरनकोट में भी बंकरों की तामीर पर जोर दिया ताकि ऐसे हालात में शहरियों की जानें महफूज रह सके। ऐसा है कि 2 दिवसीय दौरे के ऊपर सुरनकोट, पुंछ, मेंढर और उसके बाद राजौरी जाने का हम सब ने सोचा है। और वो कारण ये हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल के पहलगाम के उस वाक़ये के बाद, जिसमें 26 लोगों को धर्म पूछकर उनकी निर्मम हत्या, उनकी शहादत हुई, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उनके लॉन्चिंग पैड्स, जितने भी टेररिस्ट के लॉन्चिंग पैड, चाहे वो POJ के में थे, चाहे वो पाकिस्तान में थे, उनको खत्म किया। और उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के माध्यम से, पाकिस्तान की आर्मी के माध्यम से हमारे सिविलियन क्षेत्रों को जो था वो निशाना बनाया गया, और जिसके चलते पुंछ में ऐसे लोग जो थे हमारे बीच में नहीं रहे। 2 मासूम बच्चे, जुड़वा पैदा होना, छोटे छोटे बच्चे, गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया, मस्जिदों को निशाना बनाया गया, मंदिरों को निशाना बनाया गया। हम लोग पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ अभी सब कोशिश करेंगे कि लगभग सभी उन घरों में जाना हो, ताकि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, और उसके साथ साथ उन एरियाज में भी यहाँ पर पाकिस्तान की फायरिंग के बाद एक तशद्दुद का वातावरण जो है उस जैसे से। बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने करना का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जो शेलिंग हुई है उसमें आम लोगों को नुकसान पहुंचा है। मैं मरकजी सरकार और यहाँ की सरकार, खासकर CM साहब से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ, जो हमारे बॉर्डर इलाके हैं, जो हर वक्त पड़ोसी के निशाने पे होते हैं, आज तक इनको वो चीज़ें मैसर नहीं हुई है जिसमें इनकी जानों की हिफाजत होनी चाहिए। और मैं ज़िले कुपवारा की भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने आवाम को यहाँ पे बर वक्त उन मुश्किलातों का अजाला किया है और भी करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो यहाँ आम शहरियों ने बताया है, आज जो
ट्रैफिक का निज़ाम है, जो करना के लोग हैं, वहाँ पे हमारे जो ड्राइवर साहिबान है 2 हाथों से लूट रहे हैं। 1000 1200 रुपया उन्होंने रेट लगाई है। मैं आरटीओ कश्मीर और आरटीओ कुपवारा से पुरजोर अपील करता हूँ, इन शरपसंद इंसानों को जो आज 2 हाथों से इस मजलूम आवाम को लूट रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ासकर जो हमारा करना का इलाका है, बहुत मुतासर हुआ है इस गोलाबारी से। इनको जल्द अज जल्द नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक IAS ऑफिसर को सरकारी तर्जुमान के तौर पर मुकर्रर करने पर तबसरा करते हुए कहा कि यह फैसला कशीदगी के दौरान किया गया, क्योंकि कानून नज़म का मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियार में आता है। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि मरकज़ को जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत बहाल करनी चाहिए। में पहलगाम हुआ हो, जिस मुल्क में 26 बेगुनाह जाने गई हों, उस मुल्क का जो प्रधानमंत्री है वो दिल से ही बात करता है। और मुझे लगता है कि जो उनने बोला सही बोला, इस मुल्क की हिफाजत उनको करनी है, इस मुल्क का उनकी एक ज़िम्मेवारी बनती है, इस मुल्क के हर एक बाशिंदे की प्रोटेक्शन की। तो मुझे लगता है हम उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जंग का जो माहौल है उसमें आखिरकार कौन पिसते हैं, जो लोग बॉर्डर्स में रहते हैं। या अगर आपने देखा होगा पुंछ में 13 बेगुनाह जाने गई, पहलगाम के बाद शायद वो सबसे बड़ा सानिया था, उनकी क्या गलती थी, वो सिर्फ बॉर्डर के पास रहते थे। या जो कुपवारा, केरन, उड़ी में इतना नुकसान हुआ, तो ये नुकसान को ख़त्म करने के लिए हम हमेशा चाहते हैं कि एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो। और उस माहौल में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा चाहते हैं कि अमन हो इस मुल्क में। जो कश्मीर का इशू है, पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनलाइज तो करवाया है। जो चीज़ 2019 के बाद बहुत लोग बात नहीं करते थे, आज पूरी दुनिया करती है। अब उसके क्या वजूहात हैं वो आप जानते हैं। आगे कैसा क्या माहौल रहेगा इस चीज़ के लिए, वो भी देखने के लायक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज जो पहलगाम का जो सानिया हो, उसके बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोग बाहर आए, जिस तरीके से एक यकजहती में टेररिज्म के ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाई, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मौका है हुकूमत हिंद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सीने से लगाए। जो हम बात करते हैं ना, दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, वो ख़त्म करने का एक अच्छा मौका है। मुझे लगता है इससे सुनहरा मौका दिल्ली को कभी नहीं मिलेगा लोगों को अपनाने का। और मुझे लगता है उस चीज़ को आज की डेट पे बहुत ज़रूरत है। किस तरह करेगी क्या BADP के चेयरमैन और साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद मलिक ने मेंढर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के मसाइल को दूर किया जाए। उन्होंने कहा है कि उन इलाकों में बंकरों की अशद ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जब कभी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होती है तो मकामी लोग अपने घरों से बेदखल हो जाते हैं। अगर उनके पास महफूज बंकर मौजूद होते तो वो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर न होते। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यूटी सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के बैनर तले हमने बंकर्स की आवाज को बुलंद किया था कि बंकर्स की सख्त जरूरत है। और जो बंकर्स बने भी थे उसके अंदर जो मटेरियल लगा था वो ठीक नहीं लगा था। और बहुत सारे बंकर्स ऐसे थे जो कागजों में बने थे और पैसे निकल गए थे, लेकिन बंकर्स की बात उस वक्त किसी को समझ में नहीं आ रही थी। हमने 1 साल लड़ी और इस पूरे मुद्दे को मिनिस्ट्री ऑफ होम तक पहुंचाया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 410 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट की पांच डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की जो थी उनके लिए अप्रूव किया था। बहुत सारा पैसा जो है बंकर्स के नाम पर लुटेरों ने निकाला और हमारे लोगों के कफनों का भी सौदा किया। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं, बॉर्डर एरिया के जितने लोग हैं, चाहे वो बसोनी है, दराटी है, पंजनी है, सवाला है, बालाकोट है, संदोट है, दारगुलून है, और अब तो आपको कहना पड़ेगा कि मेंढर का ये सारा एरिया, चाहे केरी, गुलुत्ता, कांगड़ा और खासकर ये सिटी हो, डक्की हो, ये वाला एरिया भी आज सेफ नहीं है छतराल तक। क्योंकि इस बार जो गोले पाकिस्तान की तरफ से आए हैं उसमें हमारे माल मवेशी का, लोगों की जानों का, लोगों के माल का, लोगों के मकानों का बहुत नुकसान हुआ है।
मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह से हमने पहले आवाज बुलंद की थी, उस आवाज को दबाने के लिए वो ठेकेदार सामने आए थे जिन्होंने उसका पैसा निकाला था। मैं आज भी ये कहना चाह रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इल्तिजा करना चाह रहा हूं कि आप इतनी जाने के बाद हम फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उस इंक्वायरी को खोला जाए और बंकरों का इंतजाम किया जाए और पुराना हिसाब किया जाए। आज हमारे लोगों की जानें इतनी सस्ती हो गई है। एयर ऑपरेशन दोबारा शुरू होने से हुजाज किराम ने राहत की सांस ली है। एयरपोर्ट से हज परवाजें कल से दोबारा शुरू होंगी। कल और 15 मई को 3 परवाजें मुकद्दस फरीज़ हज के लिए रवाना होंगी और कल रोज़ाना होने वाले आज़मीन हाउस हज हाउस जो कल रवाना होंगे, उन आज़मीन को आज ही हज हाउस बिमना जो है वो पहुंच चुके हैं और उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि एयर सर्विस बंद होने के बाद वो काफ़ी मायूस हुए थे, लेकिन अब सर्विस की बहाली से वो काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। जैसे हमें कल तक यही मालूम हो रहा था कि अब मुश्किल है हमारी फ़्लाइट का, जो 14 तारीख को फ़्लाइट हमारी थी, लेकिन जब 4 बजे कल हमें ये इतला दी गई कि आप तैयार हो जाए कि आपकी फ़्लाइट 14 तारीख को, बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने हमें से सलामत अभी तक यहाँ तक पहुँचाया और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें बिल्कुल से सलामत ये जो अभी सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, बहुत राहत के साथ इंतहाई खुशी हुई, वरना बहुत मायूसी हो रही थी कि मुल्क के हालात इंतहाई ख़राब थे, जिस पर बहुत सारे हज़रात बहुत मायूस हो रहे थे और जिनके रिश्तेदार, जिनके घर वाले जाने वाले थे, सबके सब बहुत मायूस थे। तो कल अचानक इसकी खबर आई कि कल से दोबारा ये फ़्लाइटें शुरू हुई, तो इंतहाई खुशी हुई और हम मशकूर है इन हज़रात के कि ये जो दोबारा सिलसिला शुरू हुआ, और हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात को बेहतर बनाए और इंसानियत को सेहत सलामती अता फरमाए। और हम इंशाल्लाह यहाँ भी दुआ करते हैं और बाकी हुजाज कराम से हम ये पूंछ के सरहदी इलाकों में हालिया जंगबंदी के बाद अमन अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। ज़िला इंतज़ामिया और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कोशिशों के बायस इलाके में मामूलात ज़िंदगी बतदरीज बहाल हो रही हैं। नक़्ल मकानी करने वाले शहरी अपने घरों को वापस आना शुरू हो गए हैं। बाज़ारों में तिजारती सरगर्मियाँ भी बहाल हो चुकी है और तालीमी इदारे तदरीसी सरगर्मियों की बहाली के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदहानी करती है और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। मुतल्लिक़ा महकमा नुकसानात के जायज़े और इमदादी पैकेज की फराहमी के अमल में मसरूफ़ हैं। पूंछ के अवाम के सब्र, हौसले और ताउन को सराहा जा रहा है। यह ख़त्ता अमन का ख्वाहा है और जंग बंदी की इस पेशरफ्त को खुश आइन करार देते हुए ज़िला इंतज़ामिया दोनों ममालिक की हुकूमतों का शुक्रिया अदा करती है। इंडो पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो चल रहा है ऑपरेशन, बाकी नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छा है। बाजार खुला है, 4 दिन पहले भी खुला था। और मैं एक कहना चाहता हूँ कि पुंछ में 3 मुसलमान थे, एक वो सलारिया है, वो काउंसलर जो था ईसा बजमी, ये तीनों पुंछ में घूमते रहे। ये 8 दिन जितना भी गोलाबारी होती रही, ये 3 लोग ही घूमते रहे। मैं डीसी और एसपी को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई बात हो, इन बाजारों को थोड़ा बुलाया करो, आप जो भी काम है इनको बताया करो। इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की। इंडो पाकिस्तान के दरमियान ये जो सीज फायर हुआ है, हम सभी इसका स्वागत करते हैं और दोनों हुकूमतों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दानिशमंदी से काम लिया और मजीद तबाही से जनता को बचाया। जहाँ तक हमारे कस्बा पुंछ का ताल्लुक है, सिदरा में यात्री निवास की तामीर का काम जारी है, जो साल 2026 में तैयार हो रहा है, हो जाएगा, और जिसके बाद ही सिदरा यात्री निवास से अमरनाथ यात्रा के मुतल्लिक सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। ताहम भगवती नगर बेस कैंप में मौजूदा मकामी लोगों और ताजरों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि यात्री निवास जब सिदरा मुंतकिल हो जाएगा तो उनका कामकाज बुरी तरह से मुतासर होगा और वो फाका कशी पर मजबूर होंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी पर मुनहसर है।
भगवती नगर यात्री निवास है, वो यात्री निवास जहाँ पर अमरनाथ यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और सारी प्रक्रिया यहाँ से संचालित होती है। लेकिन अब नया यात्री निवास का निर्माण जो कि सिद्रा में हो रहा है और जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 2026 तक जो है वो बनकर तैयार होगा। अब जो भी यात्री निवास यानी कि भगवती यात्री निवास में जो भी प्रक्रिया होती थी, अब वो प्रक्रिया जो है यानी कि यात्री निवास से संबंधित सारी प्रक्रिया का संचालन जो है वो वहां से यानी कि सिद्रा से होगा जब नया यात्री निवास बनकर तैयार होगा। 2026 में बताया जा रहा है कि वो बनकर तैयार होगा। लेकिन ये भगवती नगर आप इलाका आप देखें तो यहाँ पर जब भी यात्रा यहाँ पर पहुंचती है, टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं तो काफी ज्यादा रौनक देखने को मिलती है। ये वो जगह है जहाँ पे आप देखेंगे रेडियां यहाँ पर जो है वो लगाई जाती हैं और काफी ज्यादा टूरिस्ट की रौनक जो है दूर तक अगर आप नजर घुमाएं तो टूरिस्ट की रौनक यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। कई लोग जो है वो अपने कमरे किराए पर देते हैं, लेकिन अब काफी ज्यादा वो परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि उन्हें अब नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा जब यात्री निवास यहाँ से सिद्रा में जो है वो शिफ्ट होगा और यात्री निवास की सभी संबंधित प्रक्रिया जो है वो वहां से संचालित होगी। तो स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं कितना नुकसान उन्हें होगा और वो किस तरीके से देखते हैं। मैम नुकसान तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यात्रा यहाँ पे आती थी, उसकी वजह से हमारे यहाँ का बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है वो चलता था। दुकानें होगी या रेडीज वगैरह जो लगती थी, कुछ भी हर एक चीज़ का बिजनेस होता था। जैसे कोई ऑटो वाला वगैरह, ट्रैवल एजेंट ही है, ट्रैवल एजेंसी का, गाड़ियों का कारोबार बहुत ही ज़्यादा होता है। जिस तरीके से यात्रा यहाँ से वहाँ जाएगी उससे भगवती नगर को बहुत बड़ा नुकसान है। आज अगर कोई भगवती नगर को जानता है वो सिर्फ यात्री निवास अमरनाथ यात्रा की वजह से ही जानता है। अगर कल को यात्रा यहाँ से सिद्रा जाती है तो यहाँ की तो पूरी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। जो यहाँ पे यात्री निवास बनाया है इसको बंद नहीं करना चाहिए। बाकी जैसा भी है यात्री यहाँ पे आना चाहिए, आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि बेसब्री से लोग पूरे सालों इस चीज़ का पूरे साल इस यात्रा का इंतज़ार करते हैं। तो अगर ये नहीं आती तो इससे भगवती नगर को बहुत बड़ा नुकसान। वही तो वो तो काफ़ी होगा। यात्रा आएगी, लोग गरीब लोग कमरे देते हैं किराए पे, चलो उनका गुजारा चलता है। जब यात्रा नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा। इधर है ही गरीब है सब मोहल्ले के, जो है वही अपना अपना गुजारा चल रहा है। तो हम यही कहते हैं कि चलो हर साल जैसे आती है यात्रा वैसे आए तो गरीब लोग भी एक ही उम्मीद होती है। से क्या अपील करेंगे? हम यात्रा को यही कहेंगे सरकार को कि ये यात्रा इधर ही होनी चाहिए। बातें वो नहीं मिलेंगे, हमें नहीं बनेंगे। जो लोग आते थे वो नहीं आएंगे तो फिर नुकसान ही नुकसान है। इसमें और क्या, रौनक काफी ज्यादा देखने को रौनक मिलती थी, रौनक होती थी, बाहर से लोग आते थे तो रौनक भी होती थी। अब क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, वो तो गवर्नमेंट को देखना है, बाकी लोगों को देखना है। अगर गवर्नमेंट इधर रखती तो ठीक ही था, सब लोगों को फायदा था, गवर्नमेंट को भी फायदा था। तो हम तो कहते हैं कि रहना चाहिए। मुनाफा होता था जब टूरिस्ट आते थे। हाँ आते थे, क्यों नहीं होता था, 4 पैसे बनते थे, कौन कहता नहीं बनते थे, हर आदमी के बनते थे। आंटी कितना नुकसान होगा जब यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा यात्री निवास को, एक भी टूरिस्ट यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, कितना नुकसान? वो तो बहुत नुकसान होगा। इधर तो लोग जो बहुत आते हैं, अगर आया ही कोई नहीं तो कहाँ से खाएंगे। हम साल भर बैठे रहते हैं, पूरा साल होता है कि आएगा कि यात्री निवास में कोई आएगा तो हम भी अपना खर्चा पानी चलाएं। पूरे साल अमरनाथ यात्रा का इंतजार करते हैं? पूरा साल ही करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कब आएगी यात्रा, कब आएगी यात्रा। अगर इधर से चले जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। सब लोग इधर बैठे हैं, वो इधर 70 दुकानें हैं, वो एक दुकान थोड़ी है, बहुत दुकानें। लोग कमरे पे भी किराए पे भी कमरा देते हैं? हाँ देते हैं, कमरे भी देते हैं किराए पे। उनका भी नुकसान होगा? हाँ वो तो है, सबका ही होगा। ये सारा मोहल्ले वाले पूरे इधर रेडियो छेड़ियाँ लगाते हैं। कोई यात्रा आएगी तो काम चलेगा ना, अगर आएगी नहीं। स्थानीय लोगों से हमने बात की और उस समय वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि एक रौनक देखने को मिलती है यात्रा के दौरान, लेकिन जब यात्री निवास यानी कि बनकर तैयार हो जाएगा सिद्रा में और यात्री वहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें काफी ज्यादा, जो भगवती नगर के स्थानीय लोग हैं या फिर वो लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं यात्रा के दौरान, उन्हें काफी ज्यादा जो है वो नुकसान देखना पड़ेगा। उन्हें उनका जो काम है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पूरे साल इंतजार करते हैं अमरनाथ यात्रा का कि यात्री टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचेगा और वो 2 पैसा या फिर 4 पैसा कमाएंगे। लेकिन जब यात्री शिफ्ट हो जाएंगे यानी कि यात्री जो है वो दूसरे यात्री निवास में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें इसका काफी ज्यादा भगवती नगर के स्थानीय लोगों का या फिर उन लोगों को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और स्थानीय लोग गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनके बारे में भी
सोचा जाए, क्योंकि काम उनका पूरी तरीके से जो है वो ठप हो जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ बलीसा के गोंडा इलाके के अंदर केंद्रीय विद्यालय खुल गया है, जो कि बलीसा के लोगों के लिए काफ़ी सारी उनकी डिमांड भी थी और नई उम्मीदें भी हैं। बलीसा के केंद्रीय विद्यालय में दाखिले शुरू हो चुके हैं और इस इदारे का बाज़ाब्ता तौर पर आज इफ्तिताह बदरबाग के एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने किया है और माना जाता है कि इदारा खत्े की तालीमी तरक्की में एक अहम संग मील साबित हो सकता है। गोंडो में केंद्रीय विद्यालय के खुलने से इलाके के बच्चों के लिए नए मौके मैसर होंगे और मकामी बाशिंदे इससे होने वाले फ़वाइद के हवाले से काफ़ी पुरुमीद है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और भलेसा के जितनी भी आवाम है सबको बधाई देना चाहता हूं कि केवी स्कूल जो था ये सैंक्शन तो 2017 में हुआ है, लेकिन एडमिशन की अप्रूवल जो है आज हमको मिली है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। देर इसलिए लगी, पहले तो 19 में जब धारा 370 टूटा था तो थोड़ी देर लगी, उसके बाद कोरोना काल में 2 साल लगे और कोरोना काल में 2 साल में हम कहीं जा नहीं पाए, जिसके कारण थोड़ी देर हुई। इस बार मेहनत की हमने और केवी स्कूल जो है उसकी एडमिशन शुरू हो चुकी है। एक बहुत बड़ा इलाका है और 40 सीटें निर्धारित की गई। कुछ इसमें सोचा है आपने कि डबल शिफ्ट क्लासेस यहाँ पे हो ताकि ज्यादा लोगों को बेनिफिट यहाँ पे? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि डबल शिफ्ट क्लासेस इसीलिए खुलेंगी जब आपके पास अकोमोडेशन होगी। अकोमोडेशन हमारे पास हो। ये सौगात नहीं बल्कि भलेस की जनता के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है और जिस प्रकार से हमारे विधायक यहाँ के दिलीप सिंह परिहार जी ने इसके लिए एक सेक्रीफाइस किया और इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने के बाद डॉक्टर जितेंद्र जी ने इसमें इतना बड़ा पार्ट प्ले किया। मैं कहूँगा कि भलेस की जनता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य का अवसर कोई नहीं है। यहाँ की गरीब जनता जो है, यहाँ के गरीब बच्चे जो हैं, वो राहत की सांस लेंगे और एक नई अपॉर्चुनिटी मिली इस वक्त एजुकेशन की तरफ से कि भलेसा जैसी जगह पे इंटीरियर्स में इतना रिमोट एरियाज में केवी का खुलना, मैं कहूँगा कि भलेस के लिए एक बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तमाम भलेसा की जनता की ओर से, यहाँ की पूरी आवाम की तरफ से एक बार फिर यहाँ के जो केवी के प्रिंसिपल साहब ने जिस तरीके से हमें अवेयर किया, स्टाफ ने अवेयर किया, हमारे विधायक साहब ने अवेयर किया और उन्हें यहाँ पे इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद इसे केवी स्कूल को खोला। कि आज यहाँ पर जो एमएलए दिलीप सिंह परिहार हैं, भदरवा दिलीप सिंह परिहार जो एमएलए हैं भदरवा के, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। इसी के कारण लोग इसका बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे कि कब केंद्रीय संगठन यहाँ पर खुलेगा, कब केंद्रीय विद्यालय की कक्षाएं यहाँ पर खुलेंगी। इसकी प्रक्रिया जो है जरूर थोड़ी सी समय अलग होगी, क्योंकि पहली बार यहाँ पे एडमिशन हो रही हैं, तो लोगों के मनों में ये सवाल है कि एडमिशन किस रूप से होंगी। आज से ही इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। 40 बच्चे प्रति कक्षा में लिए जाएंगे, इनकी 1 कक्षा से 5वीं कक्षा तक 200 बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे और कैटेगरी वाइज इनकी डिवाइडेशन होगी। जी हाँ, इसमें एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी का, ओबीसी क्रीमिलियर्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल कैटेगरीज अलग अलग रूप से जो है इसमें पर्ची डाली जाएंगी, यानी कि ड्रॉ किए जाएंगे। यानी कि आपके मन में ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि कोई किसी के अप्रोच पे यहाँ पर एडमिशन ले पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी पर्ची डाली जाएगी और कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 के अंदर यहाँ एडमिशन होगी। कहीं ना कहीं 40 सीटें कम है इतने बड़े इलाके के लिए। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पर इसे डबल शिफ्ट किया जाए और यहाँ पर 80 सीटें कम से कम की जाए। लेकिन फिलहाल इस साल संभव तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इस वर्ष 40 सीटें यहाँ पर जो है निर्धारित की गई हैं कि 1 कक्षा में 40 सीटें होंगी और 200 बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। एक अहम खबर जो आपसे मैं साझा कर रहा था, उसकी तस्वीरें भी आप गुंदों से देख रहे हैं कि कल खबर हमने जरूर की, लेकिन आज इसका इनॉग्रेशन भी हो गया और लोगों के मनों में जो सवाल थे कि बार बार आप लोग खबरें करते हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय वादी में शहद की मक्खियों की अफजाइश और शहद का कारोबार काफ़ी मुनाफा बख्श साबित हो रहा है। कश्मीरी अक्षिया और शाहवली शहद की मक्खियों के जरिए तैयार करदा खालिस और बगैर किसी मिलावट के तैयार किया जाता है। कई ऐसे पढ़े लिखे नौजवान सरकारी नौकरियों की तलाश के बजाय शहद की मक्खियों को पालने की सन्नत में न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी अपने पैरों पर खड़ा होने की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के वदपुरा हंदवारा में परवीज अहमद नामी एक बी कीपर का मानना है कि बी फार्मिंग एक ऐसी घरेलू सन्नत है कि जिसमें कम खर्चे से शुरू करके मुनाफा बख्श कारोबार तक रोजगार के मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि शुरुआत में उनके पास सिर्फ 5 कॉलोनियां थी और अब उनके पास 250 कॉलोनियां मौजूद हैं, जबकि कई नौजवान भी वहां पर उन्हें भी रोजगार मिल रहा है।
कोर्मुत 5 कॉलोनी पे स्टार्ट आज ब्रोट लगभग 3 वरी तो वनस मे 2 कॉलोनी पन्ने तो बेहद नफर 5-8 तहन चाहे नबर आसवा चाहे ये आसवा तम तह मे सत तो इहद रोजगार तह पका वनस ठीक ठाक यह साफ माछ यह मिलावट विलावट बगैर बेहद सी फैमिली सारी कर सपोर्ट चाहे फादर ज्यादा पहम तो गरिक मदर सारी सपोर्ट वनस करान ये कारस सपोर्ट खतर तैयार चाहे कंस अगर कॉलोनी अस नश नी बह दमस तम सह टेंशन तन कहें बेहद अगर कंस यूनिट ओनमुत नजदीक या दूर तो बह हेकस हेल्प कर बह हेकस हेचन माछ किकुर माछ अत वन अकेशा हनी यह यह हिंदुस्तान मज नंबर 1 पे मानने नंबर बेहद लेबल सह शाह वली हनी अहन लूक बनान मिलावट शिलावट मगर मिलावट कह यमिस पन कारोबार कर सह कर पन कारोबार गंद कहें बेहद बदल दलील यमिस टोप पे कह खे अगर माछ खे कह तमिस टोफिना रटन जरूरी अम बगैर कहें अहन कह खरीदार दपा यह माछ ठीक कहें एक्चुअली यह हथ कनस ये हिंदुस्तान मज माछ यम सारी किकर बगैर माछ लगान वनस सह मगर ऑरिजिनल माछ बे अगर खरीदार यी कह सह खे माछ दप ये मज मगर तमिस एक्चुअली पता कह अत कसा मेहनत लगान अस पे पन अयाल वयाल 6 रत 1,000 रुपये कनान यह ऑरिजिनल माछ अत गारंटी 100% अत मिलावट शिलावट अगर कंस कह माछ नी मे नश पता मिलावट या कह या कह शिकायत बह दिमस 10,000 रुपये जुर्मान अहन सपोर्ट मिलान ब्रोट मिलान सपोर्ट यन पे HADP तत पे मिलान सपोर्ट वपोर्ट कह ब्रोट माइग्रेशन चार्जस दिवान वो खास योह त्रमिस माइग्रेशन चार्जस 2,000 रुपये अकिस चाहे कंस गाड़ हालांकि बह कर कत नबर गसनस लोग मे कम से कम 100 लाख रुपये गाड़ किराए इन गसनस बेहद नफर तह पे वो खोन चोन पन अयाल वयाल सोरे कह त्रोमुत ये लकड़ बच्चे हो 2-3 बच्चे तम ती पान वोथस गोस ये कार नबर मे डिपार्टमेंट कह मेडिसन मिलान कहें ब्रोट दिवान शीट दिवान या सेल्फर वेल्फर दिवान वो दिवान कि वो पे चलान फार्म वार कर असल द्राव माछ असल अलबत्ता गिल अखन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तथ पे माइग्रेशन कर मामूली ओवरा हरद ये सल कहें ये एवेलेबल ये बालस कहें नमन जंगलन सल ब्योल गोलमुत डिपार्टमेंटस कर खास कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटस कि अत त्रो तो सल ब्योल त्रो तुम ताकि यह रोज इन वालन जवानन खतर असल एग्रीकल्चरस पज अस कुन वारिया गौर दिन ताकि नौ नसल हम पकान ब्रोट क्या गवर्नमेंटस वनस नौकरी वोकरी कहें वनस करान पन तजारत सह रोज असल सपोर्ट गवर्नमेंट गोस सपोर्ट कर असल पॉल्यूशन तक मतलब तिलगोगल तिलगोगलस पॉल्यूशन बागन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से डोडा से बागला के इलाके में सफ़र करने वाली मिनी बस के बैठने की गुंजाइश से ज़्यादा 15 मुसाफिरों को ओवरलोड करने के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। इस मिनी बस में तलबा भी सफ़र कर रहे थे और उनका कहना था कि इस रूट पर बहुत कम मुसाफिर गाड़ियां सफ़र कर रही हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि इस इलाके के लिए मज़ीद मुसाफिर गाड़ियाँ अलाट की जाए। ट्रैफिक पुलिस ने एक खुसूसी नाके के दौरान गाड़ियों की चेकिंग की और इस दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हम जा रहे हैं बागला की तरफ। तो डर नहीं लगता कि खड़े इस गाड़ी में आप हैं? जब गाड़ी है ही नहीं तो डर कैसे लगेगा? एक ही गाड़ी है, हम इसी में आते हैं, आते जाते रोज। क्या आपने अपील की थी इससे पहले भी कि गाड़ियां यहाँ पे इस रूट्स पे होनी चाहिए? हाँ, हमने अपील की थी लेकिन कोई गाड़ी नहीं लगी, तो यही हमें सुबह लाती भी और इसी में हम जाते भी वापस। कितनी गाड़ियां आपके इलाके के लिए जाती हैं? 2। तो ऐसा नहीं कभी फील होता है कि अगर ये सड़क हादसा इस गाड़ी का होता है तो क्या डर नहीं महसूस होता है? कैसे होगा सर, डेरा बनाना पड़ा, डेरे पे हमें डेरे वालों को देते हैं घर का किराया, हम क्या डेरे वालों को देंगे, स्कूल के पढ़ेंगे, हम घर से आते हैं रोज
और हम डेरा नहीं बना सकते क्योंकि गरीब सारी गरीब आवाम है। सर, ये बात है कि सुबह हमें एक ही गाड़ी मिलती है जो सबसे पहली गाड़ी है बगला से। हम कम से कम 20-30 बच्चे हैं जो इस गाड़ी में होते हैं। हम कहाँ जाएंगे अगर ये सुबह हमें नहीं चढ़ाएंगे? मुझे बोलो, आपने ये भी बोला कि हमारे इलाके की तरफ एक ही गाड़ी जाती है, क्या डिप्टी कमिश्नर डोडा से आपने बात की? यस सर, हम गए थे उनके पास। देखो, एक गाड़ी है भारत के लिए, वो बिल्कुल भी हमें नहीं चढ़ाती। एक है कुल्हाड़ के लिए जो प्रॉपर कुल्हाड़ के लिए है, वो भी हमें नहीं चढ़ाती। ये बगला के लिए कभी ये भी नहीं चढ़ाते हैं जब इनको ओवरलोड होता है, मतलब इनको फुल सीटें होती है, हमें नहीं। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? बच्चे देखो ना, ये ओवरलोड कर रहा है, इतने ज्यादा लोगों को बिठाया है बीच में। अगर ये गाड़ी सड़क हादसे का शिकार होती है तो क्या सब जो भी लोग हैं उनके घर का अंधेरा हो जाएगा, उनके घर का चिराग बुझ जाएगा? हम बिल्कुल ये मानते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके बारे में नहीं सोचती है। 10 दिन पहले हम गए थे डीसी साहब के पास, उन्होंने क्यों नहीं बोला? हमने उन्हें बोला कि आप आरटीसी लगाओ। हम डाली से कुल्हाड़ से बच्चे आते हैं जो पहली गाड़ी सिर्फ यही है, तो वहाँ के लिए क्यों नहीं गाड़ी लगी? कैमरा कैबिन जो होता है वो अलाउड नहीं होता है, वो सीटों के अलावा होता है, वो खाली ड्राइवर के लिए रात को सोने के लिए बेशक वो लगाए, मगर उसमें सवारी नहीं बिठा सकता है। थोड़ा देखा आपने ओवरलोड है इस गाड़ी में? हाँ देखा ओवरलोड, तो काफी हम FIR दे रहे हैं इसके खिलाफ। ये स्कूली बच्चे इस गाड़ी में मौजूद? कोई बात नहीं, स्कूली सवारियां भी हैं, आगे भी है, तो ओवरलोड किसी को नहीं कर सकता है। ओवरलोड क्या लगता है वो कितना है? ओवरलोड अभी हम कोशिश करेंगे कि देखेंगे, गिनती करेंगे, जितनी होगी तो हम उसमें FIR में दर्ज करेंगे। क्या इस शख्स ने वायलेशन की है? बहुत ज्यादा वायलेशन की है, ये कानून के मैं देख रहा हूँ कि तो काफी छोटी बात, मगर इनको हो सकता है, अगर हो सके तो ये प्राइवेट गाड़ी करे या कोई अपने लिए प्राइवेट गाड़ी रखे या कोई सैंक्शन गवर्नमेंट करे इनके लिए, तो तब ठीक है, मगर ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है। तो पहले तो गवर्नमेंट अलाउड करनी चाहिए गाड़ी कहीं न कहीं से, इनका इंतजाम तो करना चाहिए। क्या आप भी सीनियर ऑफिसर से कहेंगे कि ये परेशानी इन बच्चों की हम तो पहले से ही बताते आ रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं ओवरलोड चढ़ते हैं गाड़ी में, इनके लिए कोई इंतजाम होना चाहिए। आपने कितने लोग गिने गाड़ी में जो है ओवरलोड इसके मुताबिक RC के मुताबिक 15 सवारियां ज्यादा है। 15 सवारियां ज्यादा है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, 15 सवारियां इस गाड़ी के अंदर ज्यादा है। अब देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस इस गाड़ी पे ऊपर किस तरह का जो है वो कानूनी कार्रवाई करती है। और देखने वाली ये बात होगी, क्या ये जो बच्चे अपनी परेशानी को बता रहे हैं, ये अपनी ग्रीवेंस को बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरफ इसको देखती है और इन लोगों को राहत की सांस कैसे मिलती है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।